स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने रासो साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य की भूमिका को पढ़ा था। आज उसी के अंतर्गत रासो साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उन कवियों के विषय में जानेंगे और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन रचनाओं के विषय में जानेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम आता है विशल देव रासो का। यह विशल देव रासो हिंदी का ये हिंदी आदिकाल का एक प्रमुख रासो ग्रंथ है, जिसे प्रथम रासो ग्रंथ की भी संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस रासो ग्रंथों में विशल देव रासो को पढ़ेंगे, शेष क्रमागत आगे की रचनाओं को भी हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं विशल देव रासो को। यदि विशल देव रासो के विषय में आपसे पूछा जाए कि विशल देव रासो का लेखक कौन है, लेखक, तो विशल देव रासो के जो भैया लेखक है उनका नाम है नरपति नाल। नरपति नाल। अगर इसकी समय सीमा पूछी जाए कि इसका प्रकाशन कब तक हुआ था, तो वास्तव में इसकी जो समय सीमा बताई जाती है वह 1212 विक्रमी संवत मानी जाती है। 1212 विक्रमी संवत मानी जाती है। अच्छा, यह तिथि किसके अनुसार है? तो यह तिथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तिथि को स्वीकारा है। इस रचना को स्त्री रसायन भी कहा जाता है। क्या? स्त्री रसायन। स्त्री रसायन भी कहा जाता है। क्यों? इसे स्त्री रसायन कहने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि ये एक उपदेशात्मक शैली में लिखा गया है। उपदेशात्मक शैली का मतलब ये, इसका जो भावार्थ है वो एक उपदेश की तरफ संकेत करता है। संकेत ये करता है कि स्त्री कितनी भी रूपवती, गुणवती, शीलवती क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी कुछ ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को विदीर्ण कर दे, दुखित कर दे, आहत कर दे। आप बहुत बुद्धिमान हैं तो आपका यह नैतिक दायित्व नहीं बनता कि आप सबको अपमानित करते हुए चले। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या प्रदान करती है? हमें विनय प्रदान करती है। अगर आपके अंदर विनम्रता के भाव नहीं है तो आपके विद्या का कोई भी मतलब नहीं होता है। इस विशल देव रासो में जो राजमती है, राजमती रूपवती हैं, शीलवती हैं, गुणवती हैं और ज्ञानवती हैं, समस्त गुणों से परिपूर्ण है, किंतु उनकी एक छोटी सी गलती इस विशल देव रासो को ही जन्म दे बैठती है। एक छोटी सी गलती उनके पूरे जीवन को ही बर्बाद करके रख देती है, एक बहुत बड़े संकट को आमंत्रण दे देती है। स्टोरी हम आगे समझेंगे, पहले तो इसके मूल मूल तथ्यों को समझ लेते हैं जो पेपर में हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका जो रस है भैया, रस, तो इसका प्रमुख रस जो है वो श्रृंगार रस है। कौन सा? श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार रस के दोनों ही पक्ष देखने के लिए मिलते हैं। दोनों का पक्ष मतलब इसमें संयोग श्रृंगार भी देखने के लिए मिलता है और संयोग श्रृंगार के साथ साथ इसमें वियोग श्रृंगार भी देखने के लिए मिलता है। वियोग श्रृंगार क्यों? कारण क्या है? वास्तव में जब राजा विशल देव
और राजमती का विवाह होता है तो नायक नायिका का मिलन होता है, तो उसमें संयोग श्रृंगार हो जाता है। और जब बीशल देव रासो राजमती से रुष्ट होकर के उड़ीसा चले जाते हैं, तब वहां पर वियोग श्रृंगार का जन्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और नायिका नायक की यादों में तड़पती रहती है। ठीक है। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 मासा काव्य का सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। ठीक है। 12 मासा काव्य का प्रथम ग्रंथ। ये जो 12 मासा काव्य दिया जाता है भैया, इस 12 मासा काव्य का मतलब क्या होता है? 12 मासा काव्य का मतलब ये होता है कि जब किसी काव्य के अंतर्गत 12 के 12 महीनों का प्रयोग करते हुए नायिका का वियोग चित्रण किया जाता है, तब उसे हम 12 मासा काव्य कहते हैं। इसमें एक वर्ष के लिए जब राजमती से रुष्ट होकर के विशल देव रासो उड़ीसा चले जाते हैं, तो एक साल तक राजमती की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का चित्रण इसमें किया गया कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये जो महीने हैं, इन महीनों का उस नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा सजीवता के साथ चित्रण किया गया। जिस हिसाब से मौसम बदलता है, उस मौसम का प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ता है, ठीक वही प्रभाव उस नायिका पर पड़ते हुए बताया गया है। तो इसमें 12 के 12 महीनों का प्रयोग करते हुए इसका चित्रण किया गया है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो 12 मासा काव्य है, इस 12 मासा काव्य की शुरुआत किस महीने से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई भैया, वह कार्तिक मास से हुई है। किस मास से भैया? कार्तिक मास से हुई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है कि 12 मासा काव्य की शुरुआत किस महीने से होती है? तो कार्तिक मास से होती है। और पहला वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें 12 मासा काव्य का प्रयोग किया गया? तो उस रचना का नाम है विशल देव रासो। बात करें इसके नायक की, नायक, तो इसके नायक हैं विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ। जो विग्रहराज चतुर्थ है, इन्हीं का ही नाम विशल देव है। क्या भैया? विशल देव है। इसकी जो नायिका है, नायिका का नाम है राजमती। क्या भैया? राजमती है। क्या नाम भैया? राजमती है। अब आपसे पूछा जाए कि बीसल देव रासो के लेखक कौन हैं, तो नरपत नालजी हैं। इसकी समय सीमा क्या है? तो 1212 विक्रमी संवत है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस शैली में लिखा गया है, शैली पूछ लिया जाए, तो इसकी शैली है गेय पद शैली। गेय पद शैली। और पूछा जाए किस टाइप का यह काव्य है, तो भैया यह एक विरह काव्य है। क्या? विरह काव्य। कैसा काव्य भैया? विरह काव्य। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कहने का मतलब, आपसे पूछा जाए कि स्त्री रसायन किस काव्य को कहा गया? स्त्री लिखा गया। भैया गलती ना करिएगा, ये स्त्री लिखा गया है, नहीं तो पता चले आप इसे गलत लिख दे। स्त्री, ये
अभी ठीक है ना। स्त्री, स्त्री रसायन या स्त्रियों के लिए मूल मंत्र इसे माना गया है, या यूं कह सकते हैं कि विशल देव रासो प्रत्येक स्त्री को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक नायिका को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर वो बीसल देव रासो को पढ़ लेती है और बीसल देव रासो के मूल तत्व को ग्रहण कर लेती है तो उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता है। उसे मालूम हो जाएगा कि उसका रूपवती होना, उसका गुणवती होना, उसका शीलवती होना, उसका ज्ञानवती होना, ये सब जरूरी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी है उस स्त्री का मधुभाषी होना, मृदुभाषी होना, मीठा बोलना, कटु वचन ना बोलना। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसे स्त्री रसायन कहा गया है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों को देखने के लिए मिलता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका का विवाह होता तो संयोग श्रृंगार हो जाता है, और जब एक दूसरे से दोनों लोग अलग होते हैं तो वहां पर वियोग श्रृंगार देखने के लिए मिलता है। ये जो बीशल देव रासो, इस बीशल देव रासो में 12 मासा काव्य का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, और इस 12 मासा काव्य की शुरुआत जो हुई वो कार्तिक मास से हुई है। इस विशल देव रासो का नायक जो है वो विग्रह राज चतुर्थ, जिसका दूसरा उपनाम क्या है, विशल देव है। नायिका इसकी कौन है, राजमती है, और शैली क्या है, गेय पद शैली। गेय पद शैली का मतलब होता है गाने के योग्य, जिसे आप गा सके। तो ये राजस्थान की गलियों में अब भी गाया जाता है, ठीक है। और इसका काव्य क्या है, यह श्रृंगारिक रचना के होने के साथ साथ यह विरह काव्य है, क्योंकि इसे विरह काव्य मानने का कारण इसमें 12 मासा काव्य का प्रयोग किया गया है। आपने 12 मासा काव्य पढ़ा होगा इंटर में, नागमती का बियाह वियोग वर्णन, पद्मावत का अंश आपने पढ़ा होगा। तो उस जिसने भी नागमती पढ़ा होगा, नागमती में भी 12 मासा काव्य का ही प्रयोग किया गया, अर्थात पद्मावत दूसरी जो रचना आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको पद्मावत। पद्मावत में भी 12 मासा काव्य का प्रयोग किया गया है, और विशल देव रासो में भी 12 मासा काव्य का प्रयोग किया गया है। लेकिन विशल देव रासो पहली रचना की श्रेणी में आती है, बहुत पुरानी रचना की श्रेणी में आती है, और पृथ्वीराज और जो पद्मावत है वो बाद की रचना है, और इसलिए पहला ग्रंथ माना गया है 12 मासा काव्य का, वह विशल देव रासो को माना गया है। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए अब आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। चलिए ये जो विशल देव रासो है, यह विशल देव रासो प्रथम रासो ग्रंथों की श्रेणी में भी आता है। इसे प्रथम रासो ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि रासो ग्रंथों का जो सूत्रपात हुआ है वो इसी विशल देव रासो से ही माना जाता है, और इसकी जो प्रमाणिक तिथि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तिथि 1212 ही मानी गई है। प्रथम रासो ग्रंथ, प्रथम रासो ग्रंथ, प्रथम रासो ग्रंथ इसे माना गया है। इसके संपादक पूछे जाएं, संपादक तो इसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त।
कौन भैया? माता प्रसाद गुप्त जी हैं। इसमें 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। छंद कितने हैं? 128 छंद। हालांकि कई कवियों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं, किंतु ये 128 वाला तथ्य सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया, क्योंकि ये 128 कहा किसने है? माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार गुप्त के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है, अगर इसका खंड देख लिया जाए तो इसके 4 खंड हैं। खंड कितना है भैया? 4 खंड है। आपसे पूछा जाए कि विशलदेव रासो की कहानी या खुद विशलदेव रासो कितने खंडों में वर्गीकृत किया गया है, तो 4 खंडों में से वर्गीकृत किया गया है। विशलदेव रासो को विशलदेव रासो को विशलदेव रासो को मुक्तक काव्य परंपरा का विशलदेव रासो को मुक्तक काव्य परंपरा का प्रथम गेय काव्य माना जाता है। गेय काव्य माना जाता है। गेय काव्य माना जाता है। ये इसकी खास बात है। ठीक है, विशलदेव रासो के विशलदेव रासो के तृतीय खंड में बारहमासा काव्य का प्रयोग किया गया है। बारहमासा काव्य का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। किया गया है। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो विशलदेव रासो है, यह विशलदेव रासो किसकी रचना है, तो विशलदेव रासो नरपत नाल जी की रचना है। यह विशलदेव रासो प्रथम रासो ग्रंथ की श्रेणी में आता है, प्रथम रासो ग्रंथ से माना जाता है। विशलदेव रासो के संपादक कौन हैं, तो विशलदेव रासो के संपादक माता प्रसाद गुप्त जी हैं।
बीसल देव रासों में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। और इस बात को स्वीकारा किसने है? तो इस बात को स्वीकारा है माता प्रसाद गुप्त जी ने। विशल देव रासों में खंड कितने हैं? तो विशल देव रासों में 4 खंड हैं। अर्थात बीसल देव रासों की पूरी जो कहानी है वो 4 खंडों में वर्गीकृत होकर के लिपिबद्ध की गई है। मैं आगे उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। आगे ये जो बीसल देव रासो है भैया, ये मुक्तक काव्य परंपरा का ये पहला क्या है? गेय काव्य है। क्या है? पहला गेय काव्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विशल देव रासों में 12 मासा काव्य का प्रयोग भी किया गया, जो मैंने उपरोक्त आगे मैंने आपको ऊपर पहले बताया। अब वही बात आपको यह भी समझनी है कि जो बीसल देव रासों का तृतीय खंड है अर्थात तीसरा खंड है, इसी तीसरे खंड में ही इस 12 मासा काव्य का वर्णन किया गया। आपसे पूछा जाए कि विशल देव रासों के किस खंड के अंतर्गत 12 मासा काव्य का प्रयोग किया गया है? तो किस काव्य के अंतर्गत? तृतीय काव्य खंड के अंदर। जो उसका तीसरा खंड है, उस तीसरे खंड में ही इस 12 मासा काव्य का प्रयोग किया गया है। आ गई बात यहां तक की समझ में? आपके समझ में आ गया भैया आपके? चलिए आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे की चीजों को समझते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए, क्योंकि बीसल देव रासो गेय पद शैली में लिखा ही गया है, आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तव में जो बीसल देव रासो किस राग पर लिखा गया है, तो भैया केदार राग पर लिखा गया। वैसे रागनियां बहुत सारी होती हैं, जैसे मेघ मलार होता है ना, भैरवी राग होता है ना, केदार राग होता है, बादल राग होता है। ये अलग अलग रागनियां होती हैं और इन रागनियों की बड़ी जबरदस्त क्षमताओं का वर्णन भी किया गया। इनमें बहुत अद्भुत क्षमताएं होती हैं। दीपक राग है ना, लेकिन दीपक राग तानसेन गाते थे केवल, बस उनको पता था दीपक राग के विषय में। और दीपक राग के विषय में यह भी बताया गया है कि तानसेन जब गीत गाया करते थे तो पूरे राजमहल के समस्त दीप खुद ब खुद प्रज्वलित हो जाया करते थे। इतने बड़े वो गीतकार थे कि गीत के प्रभाव से दीपक स्वतः जल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और तानसेन की 2 पुत्रियां ऐसी थीं जो मेघ मलार गाती थीं, और मेघ मलार का वो प्रभाव होता था, भले ही प्रचंड गर्मी हो रही हो, लेकिन अगर मेघ मलार गा दिया जाए तो आसमान खुद ब खुद बादलों से आच्छादित हो जाता था और घनघोर वर्षा होती थी। ऐसी ऐसी राग रागनियां हुई है। ये तो बात सत्य है कि इन राग रागनियों में इतना दम होता है कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन कर सकती हैं। आप बहुत खुश है, बड़े प्रसन्नचित हैं, और कोई ऐसा गीत गा दिया जाए जैसे ए मेरे वतन के लोगों गा दिया जाए, इंसान की आंखों में खुद ब खुद पानी आ जाएंगे। तो ये सब गीत का प्रभाव है। ठीक है, गीत को एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में स्वीकारा गया है। आपसे पूछा जाए, इसकी भाषा के परिप्रेक्ष्य में 2 मत मिले हैं। भाषा, इसकी भाषा को कुछ लोग मानते हैं कि अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा, और कुछ लोग मानते हैं इसे पिंगल भाषा। क्या मानते भैया? पिंगल भाषा। तो इसमें अपभ्रंश भाषा जो माने हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने हैं। डॉक्टर रामकुमार
वर्मा माने हैं। और पिंगल भाषा कौन माने हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। शुक्ल माने हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि ये जो पिंगल भाषा थी, यह पिंगल भाषा किन किन भाषाओं के योग से बनी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिंगल भाषा है यह ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश का योग, अपभ्रंश का योग। बात समझ में आई? लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक कथन माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। यानी आपसे पूछे कि विशल देव रासो की भाषा क्या है, तो आप तो पिंगल को ही स्वीकारिएगा, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके कथन सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है। राग पूछ लिया जाए, इसमें राग कौन सा है? तो इसमें राग भैया केदार राग, केदार राग का प्रयोग। केदार राग का प्रयोग इसमें किया गया है। बात समझ में भैया? किस राग का? केदार राग का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसे स्त्री रसायन कहा किसने है? तो इस रचना को स्त्री रसायन स्वयं नरपत नाल कहे हैं। विशल देव रासो को, विशल देव रासो को स्त्री रसायन स्वयं नरपति नाल कहे हैं। नरपति नाल कहे हैं। नाल कहे, यह बात आपको समझना होगा। आपसे पूछा जाए कि इस विशल देव रासो के लेखक कौन है? नरपत नाल है। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा और पिंगल भाषा। तो अपभ्रंश भाषा किसने स्वीकारा है? तो अपभ्रंश भाषा कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और पिंगल भाषा किसने कहा है? तो पिंगल भाषा कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें सर्वाधिक प्रमाणिक कौन सा कथन माना गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अर्थात इसकी भाषा जो मानी गई वो पिंगल भाषा। आपको ये भी पता है कि जो श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई वो पिंगल भाषा शैली में ही लिखी गई। इसलिए इस विशल देव रासो की जो भाषा शैली स्वीकारी गई है अधिकांश लोगों के द्वारा, वह पिंगल भाषा शैली ही स्वीकारी गई है। और पिंगल भाषा में ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा का क्या होता है? योग होता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जाए कि विशल देव रासो में किस राग का प्रयोग किया गया है? तो केदार राग का प्रयोग किया गया। किस राग का? केदार राग का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो विशल देव रासो लिखा गया है, इस विशल देव रासो को स्त्री रसायन किसने कहा? तो इसे स्त्री रसायन स्वयं इसके लेखक नरपति नाल जी ने कहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में इसके जो 4 खंड हैं, उन 4 खंडों में बात क्या लिखी गई है। चलिए,
मिटाएं इसको भैया। वास्तव में जो विशलदेव रासो लिखा गया भैया, इस विशलदेव रासो की सबसे खास बात यह रही कि अब विशलदेव रासो की पूरी कहानी चार खंडों में विभक्त है और चार खंडों के अंतर्गत आपको अलग अलग खंड के अंतर्गत अलग अलग चीजें पढ़ने के लिए मिलती। वास्तव में इसकी कहानी क्या है, पहले कहानी आप सुन लीजिए। विशलदेव रासो में विग्रहराज चतुर्थ अर्थात राजा विशलदेव और राजमती का विवाह होता है। इनके विवाह के कुछ समय के बाद विवाह हो जाता। विवाह होने के कुछ समय के बाद में होता क्या है, मर्दों में एक कमी होती है, एक दोष होता है। दोष ये होता भैया कि वो अपनी वाहवाही अपनी धर्मपत्नी के सामने गाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया की श्रेणी में आता है। हर इंसान अपनी तारीफ दूसरे के समक्ष करता है। ठीक वैसे ही जो राजा विशलदेव होते हैं वो अपनी बड़ाई, अपना गुणगान, अपना यशोगान अपनी धर्मपत्नी के सामने करते हैं और कहते हैं कि मेरी जो राज्य सीमाएं हैं वो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं। हमने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। हमारे हिसाब से ही पूरे राजभवन में कार्य प्रणाली क्रियान्वित होती है। ये सब खूब बढ़ा चढ़ा के उनसे कह रहे थे। किनसे? अपनी पत्नी राजमती से। राजमती बोलने में तेज थी और उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला ये कि आप जैसे राजा उड़ीसा में दरबानी करते हैं। इतना ही बोला था। अब आप हमें बताएं कि अगर एक स्त्री के समक्ष एक पुरुष को अर्थात स्वयं धर्मपत्नी अगर पति को इस तरीके से कह दे कि तुम्हारे जैसे राजा उड़ीसा में दरबानी करते हैं, तो अब बताओ उस पति के हृदय पर क्या बीतेगी। बस इतनी सी बात थी। इतनी ही बात को सुनकर के विग्रहराज चतुर्थ का मन बड़ा विदीर्ण हो जाता, बड़ा दुखित हो जाता है और वो राजमती से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और वो 1 वर्ष के लिए कहां पहुंच जाते हैं? उड़ीसा पहुंच जाते हैं। क्या देखने के लिए? यही देखने के लिए कि भाई ऐसी कौन सी बात उड़ीसा के राजमहलों में है कि जो मुझ जैसे वहां पर द्वारपाल नियुक्त किए गए हैं। जबकि मैं राजा हूं, तब राजा की हैसियत वहां के द्वारपाल की है, तो राजा की हैसियत तो बहुत ज्यादा होगी। यह देखने के लिए 1 साल के लिए जो विग्रहराज चतुर्थ होते हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं। जब वो वहां पर चले जाते हैं तो यहां पर रानी की जो दशा होती है उस दशा का चित्रण ही इस विशलदेव रासो में किया गया है। उनकी यादों में भी यह जल्द की शादी हुई थी। आप सोचो, कल्पना करो अगर अभी हाल ही की शादी हुई हो और पति पत्नी को छोड़ करके चला जाए, वो भी छोड़ करके जाने का मतलब नाराज होकर चला जाए, तो जाहिर सी बात उस स्त्री के लिए बहुत दिक्कतें होगी क्योंकि अभी वो परिवार से खूब अच्छे से परिचित नहीं हुई है। ठीक वही स्थितियां रानी के साथ में भी होती है। रानी तड़पती हैं, व्यथित होती हैं, दुखित होती हैं, परेशान होती हैं, यहां तक कि वो अपने आप को कोसना शुरू कर देती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे इंसान क्यों बनाया? आप काश मुझे जानवर बना दिए होते तो कम से कम मेरे इस मुखमंडल से मेरे पति के प्रति ऐसी गलत बात तो ना निकली होती, और ऐसी गलत बात ना निकली होती तो शायद मेरा पति मुझसे नाराज होकर के छोड़ करके मुझे ना जाता। 1 साल के बाद में विग्रहराज चतुर्थ को ये एहसास होता कि नहीं, मैंने भी गलती की। एक छोटी सी बात पर मुझे नाराज होकर के यहां तक नहीं आना चाहिए था। और पुनः विग्रहराज चतुर्थ अपनी धर्मपत्नी राजमती से मिलने के लिए जाते हैं और उनका पुनः पुनर्मिलन हो जाता है। बस इतनी सी स्टोरी इसमें लिपिबद्ध है। लेकिन किस खंड में क्या वर्णित है ये जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है इसमें खंड कितने मैंने अभी आपको बताए? इसमें भैया खंड है 4। प्रथम खंड, प्रथम खंड में बताया गया है राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का विवाह। रानी राजमती व
विग्रहराज चतुर्थ मतलब विशलदेव का विवाह अर्थात विशलदेव रासों के प्रथम खंड के अंतर्गत राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का क्या होता है? विवाह होता है। जो दूसरा खंड है द्वितीय खंड, दूसरे खंड में रानी राजमती से रुष्ट होकर के विशलदेव रासों का उड़ीसा चले जाने का वर्णन। रानी राजमती से रुष्ट होकर राजा विशलदेव का उड़ीसा चले जाना या उड़ीसा चले जाने का वर्णन। और इसमें रानी राजमती व विग्रहराज चतुर्थ के विवाह का वर्णन, वर्णन अभी ठीक है। चलो, इसमें जो तृतीय खंड है, तृतीय खंड में जो रानी राजमती हैं, राजमती का विरह वियोग वर्णन। रानी राजमती का विरह वियोग वर्णन, विरह वियोग वर्णन व 12 मासा काव्य का वर्णन। 12 मासा काव्य का वर्णन, 12 मासा काव्य का वर्णन। ठीक है। इनका जो चतुर्थ खंड है उस पर ज्यादा नहीं आपको समझना, बस पुनर्मिलन की बात। चतुर्थ खंड में क्या है? रानी राजमती व विशलदेव रासों का नहीं, राजा विशलदेव का पुनर्मिलन, का वर्णन, अब इतनी लंबी स्टोरी आपको याद नहीं करनी है, इसमें केवल ध्यान में रखना है कि जो प्रथम खंड है उस प्रथम खंड में किसका वर्णन किया गया भैया?
विवाह का वर्णन किया गया प्रथम खंड में। जो द्वितीय खंड है, उस द्वितीय खंड में राजा का रुष्ट होना और राजा का उड़ीसा जाना, ये दो चीजें ही वर्णित है। किसमें? द्वितीय खंड में। जो तृतीय खंड है, उस तृतीय खंड में दो बातें, एक तो बारहमासा काव्य का प्रयोग और दूसरा इनका विरह वर्णन। ठीक है, ये दो चीजें वर्णित किसमें है? तो तृतीय खंड में है। और चतुर्थ खंड में कुछ नहीं, बस पुनर्मिलन की बात। इनका जो पुनः मिलन होता है, इस पुनः मिलन की ही बात किसमें की गई भैया? तो चतुर्थ खंड में की गई है। बस इतनी स्टोरी आपको समझनी है, इतना ही आपको शब्द ध्यान में रखना है। इतना शब्द आपके ध्यान में रहता है तो आप इस पूरी स्टोरी को बड़ी सुगमता पूर्वक समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम देना चाहूंगा, लेकिन विराम देने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ आप इस पर कमेंट करें। कमेंट करने के साथ साथ ही आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख तो लेते हैं किंतु एक लाइक का बटन भी प्रेस नहीं करते हैं। तो बंधु, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।